हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर physics class. In today's class, we'll be continuing our chapter number 4 titled as Moving Charges and Magnetism. Moving Charges and Magnetism. So in today's video, I'll be discussing about the force which is experienced by a charge moving in an magnetic field. कि अगर मेरे पास कोई भी चार्ज है और मैं उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवा रहा हूँ, सो भाई वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. दैट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ चार्ज. ये हमारी बेसिक स्टडी होगी आज की वीडियो के अंदर. ओके, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फोर्स ऑन अ कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. यानी कि जो हमारी बेसिक स्टडी है वो है तो यही कि भाई एक चार्ज पर कितना फोर्स लगता है व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड और वो किस डायरेक्शन में होता है. ओके, बेसिक स्टडी हमारी यही है और उसी को बाद में हम इंटीग्रेट कर देंगे. क्योंकि ध्यान से देखो, एक कंडक्टर क्या होता है? एक कंडक्टर एक कलेक्शन है चार्जेस का. ओके, जिसके अंदर भाई चार्जेस मूव कर रहे हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर मूव कर रही है. ओके, सो बेसिक जो हमारी आज की स्टडी है दैट इज़ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड. ओके, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड. एंड what I require from you is कि बच्चों हर एक बात को बहुत ही ध्यान से सुना करो, क्योंकि कई सारे टर्म्स ऐसे होते हैं जो आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं कैसे चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड देख रहा हूँ. ओके, कि चार्ज रेस्ट पर है या फिर मूव कर रहा है. ओके, और जब भी मैं बात करूँ बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट की, तो वहाँ पर आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि यही छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं बच्चे एग्जामिनेशंस के अंदर. क्योंकि आप ये ध्यान रखो कि आज की वीडियो और कल की वीडियोस, ओके, दैट इज़ दी अपकमिंग वीडियो, दोनों ही वीडियो के अंदर हम यही मेन चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि फोर्स एक्सपीरियंस ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से. दैट इज़ कि भाई एक चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. फिर हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें कंडक्टर पर मिल जाएगा भाई कंडक्टर पर कितना चार्ज, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, अपार्ट फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड वील ऑल्सो कीप द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द कंसर्न. क्योंकि देखो हम फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ चुके हैं. आपको अच्छे से मालूम है भाई कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है एक चार्ज व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. सो फोर्स होता है बच्चों द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, इतना चार्ज हमारा कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, सो पहले डिस्कस करेंगे जो मेन स्टडी है वो यही है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड. और इसको समझने के लिए हम पढ़ते हैं बच्चों लॉरेंट्ज फोर्स. ठीक है, तो आप चाहो तो हेडिंग डाल लो ये, या फिर आप डाल सकते हो लॉरेंट्ज फोर्स. ठीक है, लॉरेंट्ज फोर्स, क्योंकि जो ये फोर्स होता है इसको हम लॉरेंट्ज फोर्स भी बोलते हैं. दैट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. सो नाउ बी अटेंटिव. ओके, सो बच्चों मैंने माना कि मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्यू. ठीक है, और ये मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. ठीक है, मेरे पास एक चार्ज है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. फाइन, and let me say there is a magnetic field in this particular area, in this particular region directed in a direction like this. कि भाई मैग्नेटिक फील्ड है इस पर्टिकुलर रीजन में जिसका डायरेक्शन कैसे है बच्चों, ऐसे है. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो लेट मी जॉइन द टू. अगर मैं दोनों को ज्वाइन करता हूँ तो आप देख रहे हो भाई दोनों के बीच में कुछ सर्टेन एंगल बना है. लेट मी से दिस एंगल इज थीटा. ओके, तो हमने क्या किया, एक चार्ज को कंसिडर किया जो कि v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है इन दिस डायरेक्शन इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B
in a region of, in a direction like this. Okay, so the force experienced by this particular charge placed in this magnetic field is F is equivalent to Q, that is the magnitude of charge, multiplied by the cross product of V vector and B vector. This is the force experienced by a charge placed in a magnetic field, that is F is equal to Q into V vector क्रॉस B vector, और इसी फोर्स को हम बोलते हैं बच्चों लॉरेंट्ज फोर्स. दिस फोर्स is known as Lorentz force. Okay, so he was a scientist who gave us this formula कि भाई जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कोई भी चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो होगा भाई q इंटू वी वैक्टर क्रॉस b वैक्टर. ठीक है, आपको बच्चे से मालूम है कि बच्चों a वैक्टर क्रॉस b वैक्टर का मतलब क्या होता है. a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मतलब होता है a इंटू बी साइन थीटा. ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर a एंड b. सो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, एक v वेक्टर है और एक b वेक्टर है. सो यहाँ पर जो फोर्स होगा, लेट मी डिनोट द फोर्स बाय Fm. Fm क्यों? बिकॉज इट इज द फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड और ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, सो we can also write this Fm as Q V B sin theta, where theta is the angle between V vector and B vector. ठीक है, so this is the finally the force experienced by a charge placed in a magnetic field of magnitude B. So this is the magnitude of force. ठीक है, ये क्या है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. सो हमने डिस्कस कर लिया भाई फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज इन वेक्टर फॉर्म एज वेल एज स्केलर फॉर्म. तो अब बात कर लेते हैं भाई डायरेक्शन क्या होगी इस Fm वेक्टर की. सो द डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग V वेक्टर एंड B वेक्टर. ठीक है, लिख लो इस बात को, दैट द डायरेक्शन ऑफ Fm, द direction of F vector is perpendicular to the plane containing V vector and B vector. ठीक है, सो बताइए मेरे को प्लेन कौन सा है बच्चों. प्लेन ये है, इस प्लेन के अंदर लाई कर रहा है आपका V वेक्टर और B वेक्टर. सो जो आपका फोर्स होगा वो ऐसे होगा ऊपर. ठीक है, कैसे होगा, ऐसे परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. ये आपके पास एक प्लेन है, सो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये ऊपर लाइन. ओके, ये होगा बच्चों इसका परपेंडिकुलर. सो यहाँ पर तो हम उसको दिखा नहीं पाएंगे 3D में, बट स्टिल आई एम ड्राइंग अ लाइन लाइक दिस. ये लाइन पेपर के ऊपर नहीं है, ये पेपर के ऊपर सीधी ऐसे खड़ी है. ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स वेक्टर. ठीक है, सो हमने ये फॉर्मूला देख लिया है. अब थोड़ा सा और विचार करते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर. दैट इज लेट अस हैव अ मोर केयरफुल स्टडी ऑन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. ठीक है, इसको और डीप में समझने की कोशिश करते हैं ये फॉर्मूला क्या कहना चाह रहा है. सो यहाँ पर ध्यान से देखो, इसने कहा भाई जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कोई भी चार्ज वो होगा Q, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इनटू वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इनटू द मैग्नेटिक फील्ड साइन थीटा. ये थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन V वेक्टर एंड B वेक्टर. ठीक है, सो अब ध्यान से देखना, आई एम टॉकिंग अबाउट अ केस नंबर 1. केस नंबर 1 क्या है बच्चों, कि कंसिडर करो कि अगर ये चार्ज मूव कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ B वेक्टर. ठीक है, यानी कि जो मेरा चार्ज है वो ऐसे मूव कर रहा है, जो वेलोसिटी है इस चार्ज की वो ऐसे है, और जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में है. B वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, V वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है. सो थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन V वेक्टर एंड B वेक्टर. सो इस बार बताइए कितना एंगल है B वेक्टर और B वेक्टर में, कितना एंगल है दोनों के बीच में. सो आप कहोगे भाई यहाँ पर थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री.
हाँ ऑब्वियसली 0 डिग्री है भाई, बी भी उस डायरेक्शन में है, वी वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है। ओके, दैट इज आप लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और क्यू इज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल, चाहे वो ऐसे मूव करे या ऐसे मूव करे, ठीक है। एंगल तब भी एक बार 0 होगा तो एक बार 180 डिग्री होगा, ठीक है। और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। सो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करता हूँ तो यू नो वेरी वेल दैट साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सो आपका जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये चार्ज वो भी 0 होगा। सो इजंट इट इंटरेस्टिंग कि अगर कोई चार्ज है और वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है या फिर उसके पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सो जो फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा वो होगा 0, यानी कि उस समय पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा उस चार्ज पर, ठीक है। सो दिस वाज द केस नंबर 1। आई होप यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग। तो आप नीचे लिख सकते हो दैट नो फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये आप खुद इसके नीचे लिख लेना केस नंबर 1 के। ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं आपके एग्जाम्स के अंदर, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के फॉर्म में ये आते हैं सारे केसेस, एंड आई एम 100% श्योर कि इस बार भी आएंगे क्योंकि ये बहुत ही फेमस कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। तो ध्यान से देखना हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। नाउ लुक एट अनदर केस। अनदर केस क्या हो सकता है बच्चों कि मान लेते हैं कि आपका जो बी वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे है, और जो आपका चार्ज है वो ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, इट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दैट इज वी वेक्टर इज इन द दिस डायरेक्शन। सो अब थीटा की वैल्यू क्या होगी बताओ मेरे को। थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री, isn't it? So when theta is 90, that is Q is moving perpendicular to the direction of B vector. लिख लो यहाँ पर when Q moves at or perpendicular to the B vector, ठीक है। सो उस समय पर क्या होगा, देखो ध्यान से, एंगल बिटवीन द V vector एंड B vector is 90 डिग्री। सो अगर मैं इस फॉर्मूले के अंदर 90 पुट करता हूँ तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, द वैल्यू ऑफ साइन 90 इज़ 1। सो आपका जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये चार्ज वो होगा बच्चों Q इंटू वी इंटू बी। नाउ द रीज़न बिहाइंड टेलिंग यू दिस केस इज़ कि बच्चों ये वो मैक्सिमम फोर्स होगा जो कोई भी चार्ज एक्सपीरियंस कर सकता है, कोई भी मूविंग चार्ज की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। सो ये मैक्सिमम फोर्स है जो कोई भी मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस कर सकता है विद इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सो आप यहाँ पर लिख सकते हो इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स दैट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, ठीक है। अगर एग्जामिनर ऐसे पूछता है आपसे कि व्हेन विल अ चार्ज एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो आप कहोगे इट विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स व्हेन इट इज़ प्लेस्ड एट राइट एंगल टू दी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। नाउ लेट अस डिस्कस दी थर्ड केस। थर्ड केस में बात करूंगा व्हेन दी फोर्स इज मिनिमम। सो अगर आप थीटा को रखते हो बच्चों 270 डिग्री, 270 डिग्री, सो साइन 270 की वैल्यू होती है -1। ओके, द वैल्यू ऑफ साइन 270 इज -1। तो जो आपका फोर्स होगा, जो आपका चार्ज एक्सपीरियंस करेगा वो कितना होगा, माइनस ऑफ क्यू वी बी। सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। ये क्या है बच्चों, मिनिमम। तो आपसे कोई पूछता है कि भाई व्हेन विल अ चार्ज एक्सपीरियंस मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, तो आप कहोगे व्हेन इट इज अलाउड टू मूव एट एन एंगल ऑफ 270 डिग्री फ्रॉम दी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे इट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, ठीक है। 0 मिनिमम वैल्यू नहीं है, -QV भी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। सो ये तीनों केसेस थे किसके लिए, मूविंग चार्जेस के लिए, जिनके पास कुछ वेलोसिटी थी,
ध्यान रखना कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ मूविंग चार्ज इज गिवन बाय क्यू वी बी साइन थीटा, क्योंकि देखो एक फैक्टर वी बी आ रहा है यहाँ पर कि अगर एक चार्ज रेस्ट पर हुआ, अगर कोई भी चार्ज मान लेते हैं भाई मूव ही नहीं कर रहा, जो उसकी वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, तो वो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, ज़ीरो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यानी कि अ चार्ज एट रेस्ट व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस नो फोर्स, कोई फोर्स ही वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा। आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि यहाँ पर जो फोर्स है वो डिपेंडेंट है ऑन दी वेलोसिटी वेक्टर एज वेल। तो अगर वेलोसिटी नहीं है तो फोर्स भी नहीं है, सिंपल सी बात है। सो लिख सकते हो नीचे एक और इम्पॉर्टेंट केस नंबर 4। ये चारों ही केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दैट इफ वेलोसिटी इज ज़ीरो, सो देयरफॉर द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज इज ऑल्सो ज़ीरो। या फिर नीचे लिखना आप दैट चार्ज पार्टिकल when placed at rest in a magnetic field experiences zero force। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपसे एग्जामिनर पूछता है कि when will a charge experience no force if placed in a magnetic field। तो दो ऐसे केसेस हैं जब चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। पहला केस क्या है कि भाई दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो। दोनों का मतलब क्या है, द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग चार्ज एंड द मैग्नेटिक फील्ड। अगर दोनों का डायरेक्शन पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल है, सो आपका फोर्स ज़ीरो होगा। और दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है ये कि जब आपका जो चार्ज है वो अगर रेस्ट पर है और आपने उसको रख रखा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस समय पर भी जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो ज़ीरो ही होगा। सो दीज आर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केसेस। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप नीचे लिख लो इस बात को, दैट अ चार्ज पार्टिकल, ये इन 4 पॉइंट से अलग नीचे नोट डाल देना, इट्स अ नोट। अ चार्ज पार्टिकल experiences no force, experiences no force when it is either at rest or moves parallel or anti-parallel to the magnetic field। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके एग्जाम्स में कई बार आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड। सो आई होप द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज क्लियर टू यू। सो हमने अगर फोर्स की बात करी ली है, सो लेट अस ऑल्सो टॉक अबाउट वर्क, क्योंकि भाई वर्क भी एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि फोर्स पर डिपेंड करती है। तो भाई कितना वर्क लॉरेंस फोर्स करता है ऑन अ मूविंग चार्ज, देख लेते हैं उस बात को भी। भाई वर्क क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। डी एस वेक्टर क्या होता है बच्चों, द डायरेक्शन इन विच योर पार्टिकल इज बीइंग डिस्प्लेस्ड, या फिर जिस डायरेक्शन आपका पार्टिकल मूव कर रहा है उसको हम बोलते हैं डी एस वेक्टर। फोर्स होता है कि जो हमने फोर्स अप्लाई किया, तो एफ तो हो गया हमारा लॉरेंस फोर्स, और ये हो गया हमारा डायरेक्शन ऑफ द मूव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द चार्ज इज मूविंग। सो ये क्या है बच्चों, एफ डॉट डी एस है, दैट इज एफ डी एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वी वेक्टर, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारा चार्ज मूव कर रहा है, और एफ वेक्टर क्या है, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सो ध्यान से देखो ऊपर, हम अगर इस लाइन को ध्यान से पढ़ें कि भाई द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ओके, इसी फोर्स के कारण जो वर्क होता है उसी की हम नीचे बात कर रहे हैं, ठीक है। सो डू नॉट फॉरगेट इट, तो हम इसी फोर्स की बात कर रहे हैं नीचे। सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वी वेक्टर, यानी कि अगर मेरा चार्ज जो है वो ऐसे मूव कर रहा है, जो मेरा डी एस वेक्टर है वो ऐसे है, तो फोर्स उसके परपेंडिकुलर है, यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ बच्चों, 90 डिग्री हुआ। सो थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है। ओके, 90 क्यों है उसको लिख लो वरना भूल जाओगे आप। दैट बिकॉज, लिख लेना, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स
एक्ट्स परपेंडिकुलर टू दी मोशन ऑफ चार्ज, टू दी मोशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये रीज़न है वाई थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सो ध्यान से देखो भाई, cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। सो 0 इंटू समथिंग इज 0। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट इट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वर्क डन बाय मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इज 0। हमेशा हमेशा ये 0 ही होगा, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में आ रहा है कि भाई फोर्स भी लग रहा है और पार्टिकल मूव भी कर रहा है, फिर भी वर्क 0 है। क्यों 0 है? इसकी वजह से 0 है, क्योंकि हमेशा जो आपका फोर्स है वो एक्ट करेगा परपेंडिकुलर टू दी मोशन ऑफ चार्ज। वो हम ऊपर देख चुके हैं। ओके, सो दीज आर टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अलॉन्ग विद दीज 4 इंपॉर्टेंट केसेस। ये सब आपको मालूम होना चाहिए वेन एवर यू टॉक अबाउट लॉरेंस फोर्स। सो ये तो बात हो गई कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब बात करते हैं भाई फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अब एक फैक्टर और आ गया है हमारी स्टडी में, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड भी। तो वो तो बहुत ही आसान होगा। ओके, बट आप इसको नोट डाउन करो, आई एम टर्निंग द पेज। सो यहाँ पर क्या आ गए हैं? 2 फैक्टर्स आ गए हैं, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमें मालूम है कि कितना फोर्स लगता है, और मैग्नेटिक फील्ड का हमने निकाल लिया है। सो अगर हम इसको प्लेस कर रहे हैं अपने चार्ज को इन अ रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग, सो द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज विल बी, दैट इज द वैल्यू ऑफ F will be force on charge due to electric field plus force on charge due to magnetic field। और मैं चाहता हूँ कि मैं तो यहाँ पर E और B लिख रहा हूँ, बट आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ही अपनी नोटबुक के अंदर लिखना, ताकि आप बाद में उसको भूलो ना। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर कि भाई जो फोर्स होगा इसको हम बोलते हैं बच्चों लॉरेंस फोर्स, इसको भी क्या बोलते हैं? लॉरेंस फोर्स ही बोलते हैं। सो ऊपर एक लाइन लिखो कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल Q moves in a region of both electric field and magnetic field, it experienced a Lorentz force given by F is equal to force on charge due to E vector plus force on charge due to B vector। उसको लिखना ज़रूर, क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे तो हो सकता है आप भूल जाओ। सो वो आपको याद दिलाने में आपकी मदद करेगा। सो लेट मी से फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज FE एंड फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज FM। हमें दोनों ही चीज़ें मालूम है भाई, FE भी मालूम है, FM भी मालूम है। FE हम पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, और FM हमने अभी अभी पढ़ा है। सो F की वैल्यू क्या होगी बच्चों? लेट मी से ये जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड Q है, स्मॉल q, तो ये होता है बच्चों QE। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज QE, वी नो वेरी वेल, और फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये आपका आंसर, बहुत ही सिंपल केस था। ठीक है, सो इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज प्लेस्ड इन बोथ द फील्ड्स। ओके, सो बहुत ही सिंपल है। आपको अगर ये मालूम है तो फिर ये तो आपको बहुत ही अच्छे से मालूम होना चाहिए। इसके बारे में हम कई बार आपसे बात कर चुके हैं। ठीक है, कई बार इसको कई बुक्स में दे रखा होता है कि भाई Q को कॉमन ले लो बाहर, फिर E प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर लिख लो, बट वहाँ पर फिर आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको बस ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक भी है, मैग्नेटिक भी है। तो पहले इलेक्ट्रिक फिर मैग्नेटिक, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बस यहाँ पर आप 2 इंपॉर्टेंट बातें लिख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर आपके आ रही हैं, नोट डाल करके। पहली बात लिखोगे कि जो मैग्नेटिक फोर्स है उसके अंदर सिर्फ इतनी पावर है कि वो उस चार्ज के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। कि अगर मान लेते हैं भाई चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड वाले फोर्स में इतनी पावर है कि वो चाहे तो बस इसको अपने पाथ से डिफ्लेक्ट कर सकता है। ठीक है, इतनी पावर रखता है आपका मैग्नेटिक फोर्स। बट जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ओके, और उसके अंदर ये पावर है कि वो चाहे तो इसको एक्सकलरेट या फिर
रिटार्ड भी कर सकता है, यानी कि इसके मोशन को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ भी कर सकता है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो किसी चार्ज को एक्सक्लरेट कर पाए। ठीक है, यानी कि उसकी स्पीड को बढ़ा पाए या फिर उसकी स्पीड को चेंज कर पाए। ओके, इतना ताकत इस मैग्नेटिक फोर्स के अंदर नहीं है। कितनी ताकत है? इतनी है कि भाई बस उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं क्योंकि एग्जाम के अंदर आती हैं कि कैन मैग्नेटिक फोर्स एक्सक्लरेट अ चार्ज? नो, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एक्सक्लरेट अ चार्ज। ओके, सो यहाँ पर लिख लेना आप, द मैग्नेटिक फोर्स कैन डिफ्लेक्ट charge particle, deflect a charged particle from its path, और पॉइंट नंबर 2 क्या है बच्चों? दैट इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विच एक्सक्लरेट और रिटार्ड्स द मोशन ऑफ अ चार्ज। द इलेक्ट्रिक फील्ड विच accelerates or retards the motion of a charged particle, ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट, बहुत ही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, दोनों को ही आप लिख लेना। चार्ज्ड पार्टिकल। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो बहुत ही ऑब्जर्वेबल है कि भाई एक चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड में तभी फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा जब वो मूव कर रहा होगा, वेयर एज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चार्ज रेस्ट पर है या फिर मूव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी वी कंपोनेंट इन्वॉल्व है ही नहीं फोर्स के अंदर। ठीक है, तो एक छोटी सी बात है कि अ चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस फोर्स ओनली, अ चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस फोर्स in the electric field whether it moves or not, but does not experiences force in magnetic field when it is at rest. So that was all about force on a charge. ठीक है, एक चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स में से इससे बाहर और कुछ नहीं आता। कॉन्सेप्ट इतने ही होते हैं, क्वेश्चन आप चाहो जितने बना लो उसमें से, ओके, बट आपको अगर हर एक बात यहाँ पर लिखी हुई क्लियर है सो आप सारे क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर टुडेज कॉन्सेप्ट और टॉपिक नंबर 2, दैट इज़ कि अब हमने क्या पढ़ लिया है भाई, एक चार्ज पर लगने वाला फोर्स पढ़ लिया है। अब क्या करते हैं, एक कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स पढ़ लेते हैं। ओके, दैट इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो वो सेम इसी थ्योरी पर बेस्ड होगा, प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि हम क्या करेंगे, पहले एक चार्ज पर लगने वाले फोर्स को निकालेंगे। दैट इज, देखो करंट का फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, यानी कि जो आपका कंडक्टर है दैट इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि मूव करते हैं विद अ पर्टिकुलर वेलोसिटी, और आपको करंट उसके अंदर फिर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यानी कि जो भी भाई कंडक्टर है उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। सो मैं पहले क्या करूँगा, एक इलेक्ट्रॉन पर निकालूंगा कि कितना फोर्स लगता है, और फिर उसको इंटीग्रेट कर दूंगा फॉर द एंटायर कंडक्टर, और फिर मेरे पास इसकी डेरिवेशन आ जाएगी। सो इट्स वेरी वेरी सिंपल। सो हेयर आई हैड ड्रॉन अ डायग्राम इन विच आई हैड प्लेस्ड अ कंडक्टर कैरिंग अ करंट आई इन अ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इन अ डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, यानी कि जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, एक ग्राफ के एक्स एक्सिस की तरफ है। और क्योंकि आपको मालूम है कि भाई कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स का ही कलेक्शन होता है एक कंडक्टर। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप आगे सारी बातें समझ पाओगे। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो दैट अ कंडक्टर कंटेन्स अ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ताकि आपको आगे याद रहे। ठीक है, विच आर मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ v। सो यहाँ पर मैंने दिखा रखा है उसको कि ये एक इलेक्ट्रॉन मैंने माना है जो कि मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में विद द वेलोसिटी v। देखो इसी में क्यों मूव कर रहा है, इसलिए मूव कर रहा है क्योंकि जो करंट है वो इस डायरेक्शन में है, एंड यू नो वेरी वेल दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो जो
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नीचे की तरफ है, तो करंट उधर है। ओके, और इसकी लेंथ है बच्चों L, पूरे कंडक्टर की लेंथ। सो मैं आपसे पूछूं कि भाई ये इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, तो आप कहोगे सर जो भी इसका मैग्नीट्यूड है, हमने यहाँ पर मैग्नीट्यूड है E, सो E इंटू इसकी वेलोसिटी वेक्टर V वेक्टर इंटू दी B वेक्टर, ठीक है। एंड लेट मी से दी एंगल बिटवीन द टू इज, एंगल मान लेते हैं दोनों के बीच में बच्चों थीटा है, या इसको यहाँ दिखा देते हैं एंगल को, एंगल इज थीटा, ठीक है, क्योंकि एक ही लाइन है, यहाँ बनाओ यहाँ बनाओ फ़र्क नहीं पड़ता, फाइन। और जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन कंटेनिंग दिस V वेक्टर एंड B वेक्टर, तो उसका डायरेक्शन होगा ऐसे, फोर्स का डायरेक्शन होगा ये परपेंडिकुलर टू दी प्लेन कंटेनिंग V वेक्टर एंड B वेक्टर। सो आई होप दिस डायग्राम इज क्लियर टू यू कि ये बनाया कैसे गया है। पहले एक कंडक्टर रखा और फिर दिखा दिया मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है। तो यहाँ पर आप लिखो दैट कंसिडर, या फिर फिगर शोज अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L carrying a current I placed in a uniform magnetic field B, uniform magnetic field B, ठीक है। और ऊपर एक लाइन और लिखना, ऊपर क्या लिखोगे आप कि भाई कंडक्टर क्या होता है, दैट अ कंडक्टर कंटेन्स, जो मैंने यहाँ पर दिखाया है, अ कंडक्टर कंटेन्स अ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ, देखो मेरे पास स्पेस नहीं है तो आप अच्छे से लिखना, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग विथ अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी v, ये जो मैंने v दिखाया है ये क्या है, इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। सो लिख लो, आगे इसके आगे लिखना है, आपने लिखना है मूविंग विद अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी v, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा भाई फिगर शोज अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L कैरिंग अ करंट I प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। आगे लिखो लेट n बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, कि भाई इसमें क्या है, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक छोटी सी यूनिट ऑफ दी वॉल्यूम, ठीक है। अगर मैं एक यूनिट वॉल्यूम में ले रहा हूँ, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है, और साथ में इसका जो कंडक्टर का एरिया है वो A है। सो फिगर शोज अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया A, यहाँ पर आप लिख लेना है एंड एरिया A कैरिंग अ करंट I वगैरह वगैरह, ठीक है। सो मैं आपसे पूछूं भाई ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा बच्चों E इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। सो यहाँ पर आप लिखोगे एक लाइन छोड़ के कि भाई मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स एक्टिंग ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, भाई एफ एम की वैल्यू क्या होगी बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, तो माइनस ऑफ ई है इस बार, इसका जो होता है मैग्नीट्यूड दैट इज नेगेटिव, सो माइनस ई, ठीक है। वाई, बिकॉज इट्स मैग्नीट्यूड इज नेगेटिव, दैट इज द रीजन। वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। और डायरेक्शन क्या है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वी वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी कि अगर ये z एक्सिस पे है, ये x पे है, तो ये वाला y पे होगा, दिस इज अलॉन्ग y एक्सिस, ओके। सो यहाँ तक तो मैंने बहुत ही बेसिक बातें करी है। अब इसके आगे शुरू होती है मेन बात। सो बहुत ही अटेंटिवली सुनना बाकी की बातें कि बच्चों मैंने क्या किया, अभी सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स है वो निकाला था, बट मेरा मेन कंसर्न क्या है कि ये पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर पर निकालना है, ठीक है। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पर नहीं बल्कि पूरे कंडक्टर पर निकालना है। सो मैं क्या करूँगा, अभी इसकी एक छोटी सी लेंथ, लेट मी से dl, इस कंडक्टर की छोटी सी लेंथ लेता हूँ मैं dl,
मैं इस छोटी सी लेंथ के लिए निकालूंगा कि भाई कितना फोर्स ये छोटी सी लेंथ एक्सपीरियंस कर रही होगी, और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो पूरी लेंथ का आ जाएगा। ठीक है, सो अभी मैं क्या करूँगा, इस छोटी सी लेंथ डी एल के लिए मैं निकालूंगा भाई कितना फोर्स ये लेंथ एक्सपीरियंस कर रही होगी, और ये लेंथ का मतलब क्या है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होंगे वो मैं निकालूंगा। ठीक है, लेंथ का मतलब क्या है, लेंथ का मतलब है वो सारे इलेक्ट्रॉन जो कि इस लेंथ के अंदर लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, सो यहाँ पर आप लिखो दैट लेट अस कंसिडर a small length dl of the conductor, dl of the conductor। सो अगर मेरे को इस dl पर फोर्स निकालना है तो मुझे निकालना है सारे इलेक्ट्रॉन्स जो कि इस dl लेंथ के अंदर प्लेस्ड हैं। ठीक है, सो आपको पता है कि भाई इसके अंदर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, सो भाई ये कितनी वॉल्यूम हुई मैं बताओ ज़रा, ये जो मैंने सेक्शन लिया है dl लेंथ का, तो इस dl लेंथ में कितनी वॉल्यूम हुई। वॉल्यूम क्या होती है बच्चों, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इनटू द लेंथ ऑफ द सेक्शन। सो a इंटू dl तो इसकी वॉल्यूम हो गई। ठीक है, और अगर यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इतनी वॉल्यूम में कितने होंगे, अगर एक यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो a dl वॉल्यूम में कितने होंगे, n इंटू a इंटू dl होंगे। आई होप इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पहले मैंने क्या किया, वॉल्यूम निकाली इस सेक्शन की, वो कितनी आई, a इंटू डी एल, एरिया इंटू लेंथ ऑफ दैट सेक्शन। फिर मैंने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले इस वॉल्यूम में। तो आप नीचे लिखोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस स्मॉल एलिमेंट ऑफ द कंडक्टर। तो वो क्या होगा बच्चों, n इंटू वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, वॉल्यूम क्या है a dl। सो क्या होगा बच्चों, n इंटू a dl। आई होप आपको कोई अभी तक दिक्कत नहीं होगी। सो अब मुझे निकालना है कि भाई ये एलिमेंट कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो इतने इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, वेरी वेरी सिंपल। सो आप आगे लिखोगे भाई मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द एलिमेंट, एक्सपीरियंस्ड बाय द एलिमेंट। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहा था इतना फोर्स, तो इतने इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे। सो एफ एम की वैल्यू होगी बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इससे, दैट इज़ n इंटू ए डी एल मल्टीप्लाइड बाय दिस, दैट इज़ माइनस ऑफ e इंटू वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। आई होप आपको कोई भी दिक्कत अभी तक नहीं होगी। और ध्यान रखना, जो मैंने dl एलिमेंट लिया है, जो इसकी लेंथ ली है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके साथ भी एक डायरेक्शन एसोसिएटेड है, ये इस डायरेक्शन में मैंने लिया है, ऊपर वाली डायरेक्शन में। ठीक है, सो आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस ई को इसमें कंबाइन कर दूं तो मैं लिख सकता हूं भाई एफ एम की वैल्यू क्या होगी, n इंटू ए इंटू डी एल इंटू ई, माइनस है यहाँ पर लगा देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो बच्चों ध्यान से देखो, तो ये चीज़ है क्या, n इंटू ए डी एल ई, ये है वो टोटल चार्ज कंटेन्ड बाय दिस एलिमेंट डी एल, है ना। ये देखो कि क्या है, ये वॉल्यूम है उस एलिमेंट की, ये हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ये हो गया भाई चार्ज ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन्स। सो ये टोटल वैल्यू क्या हो गई है, दिस टोटल वैल्यू इज दी चार्ज कंटेन्ड बाय दिस एलिमेंट। जो भी चार्ज इस एलिमेंट के अंदर है वो यही तो है, NaLDe। ओके, सो मैं इस बात को रिप्लेस कर सकता हूँ भाई NaLDe को एज द चार्ज कंटेन्ड इन द एलिमेंट। ओके, तो आप लिख सकते हो दैट सिंस n इंटू ए इंटू डी एल इंटू ई इज द चार्ज कंटेन्ड बाय द एलिमेंट, लेट मी से डी क्यू है, क्योंकि मैंने छोटा सा एलिमेंट बना तो चार्ज भी छोटा सा ही होगा।
ओके, एलिमेंट छोटा सा तो चार्ज भी छोटा था। सो दिस इज डी क्यू। अब हम क्या करेंगे, इसको डी क्यू से रिप्लेस कर देंगे। सो आप एफ एम को लिख सकते हो माइनस ऑफ डी क्यू इंटू वी वैक्टर इंटू बी वैक्टर। तो अब ध्यान से देखो बच्चों, तो ये v वेक्टर क्या है, इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो वेलोसिटी होता क्या है, वेलोसिटी इज द लेंथ पर यूनिट टाइम, इट इज़ द लेंथ पर यूनिट टाइम। सो मैं लिख सकता हूँ भाई v वेक्टर की वैल्यू होगी माइनस ऑफ डी एल वैक्टर अपॉन डी टी। माइनस साइन क्यों आया, माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि ध्यान से देखो तो v वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे है और डी एल वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। सो दैट वाज द रीज़न आई इंट्रोड्यूस द माइनस साइन ओवर हियर। भाई वेलोसिटी क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम। ओके, सो इस छोटे सेक्शन के लिए क्या होगा, डी एल अपॉन डी टी होगा विद अ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों आया, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ डी एल इज अपोजिट टू वी। लिख सकते हो, अगर आपको लगता है कि मैं भूल जाएंगे कि भाई माइनस साइन क्यों है, तो आप नीचे लिख सकते हो दैट डी एल इज एन अपोजिट डायरेक्शन टू वी, देयरफॉर माइनस साइन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वी को रिप्लेस कर रहा हूँ इस फॉर्मूले से। तो एफ एम क्या होगा, माइनस ऑफ डी क्यू इंटू, ये देखो क्या था, माइनस ऑफ डी एल था, तो माइनस जब बाहर आएगा तो माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस, ठीक है। तो डी एल अपॉन डी टी क्रॉस बी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस डी टी को बाहर ले जा रहा हूँ इस ब्रैकेट में से। सो आप देखो तो एफ एम की वैल्यू क्या होगी बच्चों, दैट इज द मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स ऑन द स्मॉल सेक्शन डी एल, वो होगा बच्चों डी क्यू बाई डी टी इंटू डी एल वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, ठीक है। और आपको अच्छे से मालूम है कि भाई डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है, इट इज़ द करंट। ओके, लिख सकते हो साइड में कि डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, करंट होता है। देखो मेरे पास स्पेस नहीं है, वरना मैं इस पूरी बात को एक ही लाइन में लिखता। ओके, सो दैट इज़ द रीज़न मैं इसको आगे ही लिख रहा हूँ। दिस इम्प्लाइज दैट एफ एम की वैल्यू क्या होगी, एफ एम की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये हो गया आई आपका। सो आई इंटू डी एल वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, दिस इज द मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स ऑन दिस स्मॉल सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। सो अब हमें अच्छे से मालूम है कि भाई जो मेरे पास जो कंडक्टर है वो ऐसे कई सारे एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है जिनकी लेंथ डी एल है, ठीक है। हमने तो सिर्फ एक छोटा सा एलिमेंट बना था जिसकी लेंथ डी एल थी, बट ये हमें अच्छे से मालूम है कि भाई जो हमारा कंडक्टर है वो ऐसी कई सारी लेंथ से बना हुआ है। सो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे टू फाइंड दी फोर्स ऑन द इंटायर कंडक्टर। तो आप नीचे एक लाइन लिख सकते हो दैट सिंस कंडक्टर इज मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सच एलिमेंट्स, क्योंकि ध्यान रखना डेरिवेशन का मतलब होता है हर एक चीज़, आप हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो एग्जामिनर को, ये नहीं कि सिर्फ मैथमेटिकल चीज़ें उतार दी भाई आपकी डेरिवेशन हो गई, नहीं, आपको बातें लिखनी भी होती हैं, समझानी होती हैं उसको, क्योंकि एक ही चीज़ को डिराइव करने के कई सारे मेथड्स होते हैं। अब उसको क्या आता है, आपके एग्जामिनर को क्या नहीं आता, अब वो जो चेक कर रहा है उसको मालूम होता है, तो आपको हर एक चीज़ बतानी होती है, बिकॉज एट दैट मोमेंट एग्जामिनर इज अननोन टू वॉट यू आर टेलिंग हिम। सो लिखोगे सिंस कंडक्टर इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सच एलिमेंट्स, सो देयरफॉर टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड इज गिवन बाय, आप क्या करोगे बच्चों, इंटीग्रेट कर दोगे इसको। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये जो डी एल है ये एल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या होगा, ये डी एल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आप एफ एम को लिख दोगे एज आई इंटू एल वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। सो दिस इज फाइनली द फोर्स experienced by a charged conductor carrying current I in a magnetic field. F is equal to I, current carrying by the conductor, into the length of the conductor cross product of the magnitude of the magnetic field in that region.
ठीक है, दिस इज दी वेक्टर फॉर्म. इफ़ यू नीड टू राइट दी स्केलर फॉर्म तो आप लिख सकते हो दैट मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा बच्चों एफ की वैल्यू होगी ILB sin थीटा, where थीटा is the angle between L vector and B vector. So I hope this derivation is clear to you. और बच्चों डायरेक्शन क्या होगा F का, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग L वेक्टर एंड B वेक्टर. क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि भाई F क्या है, इट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ L वेक्टर एंड B वेक्टर. सो जिसका डायरेक्शन होगा वो क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग this and this. So I hope this is clear to you the derivation. कल हम आपको बताएंगे that how can you determine the direction of FM using current and magnetic field using Fleming's left hand rule. बहुत ही अच्छा रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है. आज टाइम ऊपर हो गया है, so that is the reason. वो आपको हम कल बताएंगे. Okay, so for today's video that's all. Thank you very much.